नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम आए हुए हैं दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन हरमीत सिंह कालका जी के पास। दिल्ली सिख प्रबंधन कमेटी का इलेक्शन 2022 में हुआ था, 2 साल हो गए हैं और मिडिल इलेक्शन को लेके कुछ कोर्ट का मामला है, इसलिए मिडिल सेशन का जो इलेक्शन है वो टल गया है। हालांकि आमतौर पर 2026 में फिर से चुनाव होने वाला था, अब वो कब होगा ये सुनिश्चित नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी के अंदर जो कार्य होते हैं वो कार्य किस तरह से अभी चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली की समस्याएं, क्योंकि चाहे सिख समुदाय हो या दिल्ली के और समुदाय हों, दिल्ली की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर क्योंकि कालका साहब एक बार एमएलए भी रह चुके हैं, थोड़े कम पीरियड के लिए रहे हैं, तो इनसे कुछ पॉलिटिकल सवाल भी होगा। स्वागत है सर आपका मोबाइल न्यूज़ 24 पे। आप बताएं सबसे पहले तो आजकल जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कई सारे काम किए गए हैं वेलफेयर में, डायलिसिस सुविधा फ्री करवाया है आप लोगों ने, कई सारे जांच फ्री करवाया है आप लोगों ने। कोरोना काल में तो जब सारे दरवाजे बंद थे तो लोगों का एक ही सहारा था, लोगों के खाने पीने का गुरुद्वारा में फ्री में खाना मिलता था। आप जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसका प्रबंधन जो कर रहे हैं, इसका फंड मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है, ये सब कैसे व्यवस्था किया जाता है? देखो, सबसे पहले तो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनकी देखरेख करती है, उनकी सेवा संभाल करती है। और जो गुड़ती हमें गुरु साहबों ने दी है, चाहे गुरु नानक साहब के समय से लंगर की प्रथा शुरू हुई है, जो सेवा की प्रथा हमें दी गई है कि लोगों को निष्पक्ष होकर किसी भी भेदभाव के बिना उनकी सेवा करना, इसके ऊपर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जिस तरीके से गुरुद्वारा का प्रबंध चलता है, लाखों आदमी आज गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा शीशगंज साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, गुरुद्वारा नानक देव, इन सारे गुरुद्वारों में लाखों आदमी रोज़ का एक लंगर सकता है, एक ही पंगत में बैठ के। जो गुरु नानक साहब का 20 रुपये का लंगर शुरू किया गया था, वो आज लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और दिल्ली के अंदर ये जो लंगर की प्रथा चलती है, ये 24 घंटे खुली है इन गुरुद्वारों में। और वहाँ पर आप जाके देखो कि हर धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं, हर बड़े से बड़ा आदमी वहाँ पर आता है। और जो गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा गरीबी का मतलब अफोर्ड से है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो रात को नाइट शेल्टर में रहता है, ये लोग एक डिपेंडेंट हो चुके हैं आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर, गुरुद्वारों के लंगरों के ऊपर। तो इन लोगों को लंगर पहुंचाना, ये हम अपनी सबसे बड़ी सेवा मानते हैं। और इसके साथ साथ जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेडिकल लाइन में काम कर रही थी, और ख़ास तौर पे जब कोरोना काल आया, लोगों को हमें पता चला कि जब लोगों के पास नाइट सेंटर्स में रहने वालों के पास लंगर नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, जितने भी दिल्ली के डीएम एसडीएम्स सारों के कॉल आने शुरू हो गए पुलिस महकमों से कि ये जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, कर्फ्यू की वजह से नाइट शेल्टर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो फुटपाथों पे सोते रहे हैं, वो उनको मना कर दिया गया, उनको एक जगह पे कॉरिडोर कर दिया गया। तो उन लोगों को खाने पहुंचाने की जो व्यवस्था शुरू की, और 2 लाख आदमियों को रोज़ जो है उनके घरों तक लंगर और रसद के तौर के ऊपर जो सूखी रसद है जहाँ बना सकते थे, क्योंकि आम लोगों को भी ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने उस समय पे शुरू की। और जब घर घर तक पहुँचाना शुरू किया तो हमें पता चला कि लोग अपने फैमिलीज़ के और बुज़ुर्गों के साथ रहते हुए बीमारियों से बहुत परेशान हैं। उनके घर का एक अलग बजट बनाया जाता है कि अपनी दवाइयाँ लेने के लिए और अपने इलाज कराने के लिए। तो उस वक़्त हमने एक दवाखाने से काम शुरू किया। बाला साहब में बाला प्रीतम दवाखाना खोला गया बंगला साहब गुरुद्वारे में, और धीरे धीरे वो दिल्ली के आज चारों कोनों में दवाखाने खोल दिए गए। और वो दवाखाने ऐसे हैं जिनमें जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो 300-400% लेस पे मिलती हैं बाजार से। जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो 25 से 30% लेस पे मिलती हैं। सो वहाँ लगातार लाइनें लगनी शुरू होगी और लोग इसका एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट उठा रहे हैं। और इसका दूसरा एक जो मैं समझता हूँ उसका रेसिप्रोकल, उसका जो रिज़ल्ट ये निकल के आया कि आम जो केमिस्ट शॉप्स हैं उनको भी अपने रेट कम करने पड़ गए, क्योंकि उनकी सेल्स सारी डाउन हो गई थी। तो ऐसे चलते हमने देखा कि आजकल जो पोल्यूशन की वजह से और जो बीमारियां प्रचलित हैं, आज सबसे बड़ी
जो प्रॉब्लम है लोगों को वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज इफेक्ट करते हैं, और जब वो किडनीज इफेक्ट करती है उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार में 2,500-3,000 रुपये का एक डायलिसिस होता है, और कई कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके परिवार के लोगों को जब डायलिसिस शुरू होता है हफ्ते में 3-3 बार कराना पड़ता है। तो यानी कि 3,000 रुपया और इंटू 3 अगर कर लें और इंटू 30 करेंगे तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 40 से 50,000 रुपया रोज़ हर महीने का एक खर्चा एक घर के एक बीमार आदमी के ऊपर आ गया। और कई कई साल चलना है, 20-20, 25-25 साल तक लोग डायलिसिस कंटिन्यूस कराते हैं और उनके घरों के घर बिक गए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उसी वक्त फैसला लिया और दिल्ली के अंदर बाला साहब हॉस्पिटल में 100 मशीनें डायलिसिस की लगा के एक ऐसा हॉस्पिटल दुनिया के अंदर बनाया जिसके पास कोई फ़ी काउंटर नहीं है। वहाँ पर कोई फ़ी काउंटर नहीं रखा गया और उसकी सारी पेमेंट जो है वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पे की जाती है। और ये सारी जो काम चलते हैं उसके साथ साथ हमने देखा जो बीमारियों के को डायग्नोस करने के लिए हमने वहाँ पर बंगला साहब गुरुद्वारे में हमारा जो डायग्नोस्टिक सेंटर पॉलीक्लिनिक जिसे हम बोलते हैं उसमें हमने सीटी स्कैन की मशीन लगाई, एमआरआई की मशीन लगाई, मेमोग्राफी की मशीन लगाई, और आज हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग वहाँ से डायग्नोस कराते हैं 50 रुपये में, मात्र सिर्फ 50 रुपये जो वहाँ की पर्ची कटती है। यानी कि जो फ़ीस है कोई फ़ीस नहीं है, और जो बंदे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनको 50 रुपये में यानी कि ये एमआरआई कराई जाती है जो बाज़ार में 10,000 से शुरू होकर 25-25 हज़ार तक जाती है। सो ये वहाँ पर आज इतनी लाइनें लगी हैं। एक तो गुरु के घर पे आके नतमस्तक होते हैं, जो डायग्नोस कराता है वो गुरु का आशीर्वाद भी वहाँ से लेके जाता है, अरदास करके जाता है और उसकी बीमारियाँ दूर हो रही है। सो ये सारी सेवाएं जो है ये गुरु साहब के उद्देश्यों के ऊपर कमेटी कर रही है। बिल्कुल गुरुद्वारा कमेटी इसलिए जाना जाता है, सेवा को लेकर जाना जाता है। गुरु नानक साहब ने इस पंथ का शुरुआत ही इसी से किया था। उनको जब उनके पिताजी ने कहते हैं कि पैसे दिए जाओ कुछ सामान ले आना, तो उन्होंने उससे लोगों को खाना खिला दिया था और वहीं से ये चीज़ शुरू होता है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सभी जगह, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, दुनिया के जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ पे फ्री में ये भोजन कराया जाता है, लंगर चखाया जाता है। ये तो गुरुद्वारा की बात हो गई, क्योंकि कालका साहब कालका जी से विधायक भी रह चुके हैं और कालका जी की वर्तमान विधायक जो हैं वो मंत्री हैं। मंत्री क्या हैं, एक तरीके से वो खुद को मुख्यमंत्री ही समझती हैं। क्षेत्र में कम और दिल्ली के अन्य जगहों पर ज़्यादा दिखती हैं। क्षेत्र की समस्याएं इतनी हो गई है, बारिश का मौसम है, जगह जगह जल जमाव है, सीवर लाइन ब्लॉकेज हैं। दिल्ली में तो जल जमाव है ही, जिस कालका जी में पहले कभी जल जमाव नहीं हुआ करता था वहाँ भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। सफाई सीवर का परेशानी है। लोग कहते हैं एमएलए साहब सुनते नहीं, उनके ऑफिस में वो मिलते नहीं, जो उनके ऑफिस में प्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। आप कालका जी में विधायक भी रह चुके हैं, इन समस्याओं के प्रति लोग आपके पास भी शिकायत लेके आते होंगे कि क्षेत्र की ये समस्या है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके लिए आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? आगे राजनीति में इलेक्शन आने वाला है, फिर से कालका साहब उम्मीदवार बनेंगे या कमेटी का ही काम करते रहेंगे? देखो आपके दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैं पहले तो उसके बारे में, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ पर है, मेरी पैदाइश यहाँ से हुई है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे एक परिवार का हिस्सा है। चाहे वो मेरा सिख समुदाय हो, चाहे वो मेरे पंजाबी भाई हो, चाहे वो मेरा किसी भी वर्ग का लोग हो, मेरे पे उन्होंने बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात पे, अपनी कमिटमेंट पे हमेशा खरा उतरा हूँ आज तक। और मैं भगवान से रोज़ यही अरदास करता हूँ कि मुँह से वो शब्द, वो कमिटमेंट मैं लोगों को आगे करूँ जो मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। 2013 में जब मेरे को इस इलाके की संगत ने जब जिता के भेजा तो उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि पिछले 15 साल से जब यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा, सिवाय करप्शन के इस क्षेत्र में और कुछ नहीं हुआ था। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सड़कें नहीं बनी थी, कोई लाइटें नहीं लगी थी, कोई पार्कों की डेवलपमेंट नहीं थी। तो लोग उस करप्शन के चलते, जैसे पूरी दिल्ली की सरकार हिली, उसी तरीके से यहाँ के जो विधायक थे उनको हमने हराया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो 1.25 साल के करीब का समय मिला और उसमें जितना हमने काम कर सकते थे अपनी क्षमता से हमने किए। जो हमारे क्षेत्र में क्लस्टर एरिया है, जिसको हम जो बस्ती है हमारे कपूर ठाकुर कैंप,
वहाँ पर हमने 55 लाख रुपए के हिसाब से लेके गवर्नमेंट से उसका टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, सड़कों का काम किया और 39 करोड़ रुपए का मैंने एक प्रोजेक्ट पास कराया था जो गुरु रविदास मार्ग से लेके ये पूरा सीवर लाइन जाना था हमदर्द तक। और ये जो सीवर लाइन सारा गोविंदपुरी की सारी गलियों को कनेक्ट करता हुआ उनके सारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो जब मेरे क्योंकि सरकार टूट गई, सरकार जाने के बाद जब इलेक्शंस आई तो ये जो है जिम्मेवारी किसी और विधायक को मिल गई और वो सरदार अवतार सिंह यहाँ पर आए। 5 साल में उस प्रोजेक्ट अपना तो क्या लाना था, उस प्रोजेक्ट को ही नहीं पास करा सके, हालांकि उनकी फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी की सरकार। मगर आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही जो मैं समझता हूँ कि मनोरथ है, सिस्टम है कि सत्ता हासिल कर लेनी है लोगों को गुमराह करके, मगर उसके बाद कोई काम नहीं करना। और ये हाल उसके बाद होता चले गया कि आज देख सकते हो कि आप कालका जी के अंदर, कालका जी की शुरुआत करें अगर श्रीनिवास कालका जी, में विधानसभा की बात कर रहा हूँ, श्रीनिवासपुरी महारानी बाग से वहाँ से शुरू होती है और गोविंदपुरी तक कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पे एक नहीं सैकड़ों इंक्रोचमेंट्स हो गई। कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, कोई एमसीडी की सड़क हो, इन सड़कों के ऊपर ऐसे एक तानाशाही की वजह से जो रेडियाँ लगा दी गई हैं, जो लोगों को खुश करने की वजह से आम जो जनता है, जो आम घरों के यहाँ लोग रहते हैं, उनका आना जाना बाहर बहुत मुश्किल हो गया। डेवलपमेंट की तरफ किसी का ध्यान नहीं। जो विधायक के काम है सिविल को ठीक करना, पीडब्ल्यूडीज़ की सड़क को मेंटेन करना, एक भी सड़क पिछले 4 साढ़े 4 साल आज ख़त्म होने को आ गए हैं कि मेरे को बता दें विधायक जी कि हमने एक भी सड़क पीडब्ल्यूडी की बनाई है, गोविंदपुरी की एक भी गली उन्होंने बना के दी हो। सो ये काम के बारे में तो इनसे कोई अपेक्षा हम लोगों की रही नहीं। और जो समाज के बीच में खड़े होकर उन लोगों का दर्द, उसकी वजह से और ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है। यही वजह रही कि जब काउंसलर्स की इलेक्शंस आती हैं कॉर्पोरेशन की, तीनों सीटें आम आदमी पार्टी यहाँ से हारती है। हालांकि उससे पहले मेरी वाइफ खुद यहाँ से पार्षद रही है और 5 साल उन्होंने संगत की जो सेवा की है, आप जाके लोगों से पूछ सकते हो। कोई ऐसा बिल्डर, कोई ऐसा आम आदमी जो बिल्डिंगों पे सबसे ज़्यादा जो माफिया माना जाता है कि जहाँ से कलेक्शंस होती हैं, कोई एक आदमी पूरी कालका जी विधानसभा में उठ के नहीं कह सकता। और ख़ास तौर पे मैं कालका जी के वार्ड के अंदर जब वो पार्षद रही हैं तो कोई नहीं कह सकता कि किसी से 1 रुपये की डिमांड भी इस दफ्तर से हुई हो। सो लोगों का हमने विश्वास जीता, प्यार जीता है। और जो इसलिए हम लोगों के बीच में घूमते हैं आज लोग, ये लोगों के बीच में क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि ना लोगों का विश्वास जीत पाए, ना लोगों का कोई काम कर पाए। सो ये आज हाल हो चुका है। कॉरपोरेशन की इलेक्शन है, तीनों हारे यहाँ से। और जब एमपी की इलेक्शन आई तो पार्लियामेंट की इलेक्शन भी तीनों वार्ड बुरी तरह से हारे और तकरीबन 12,500 13,000 की वोट से यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के रामवीर जी, वो लीड लेके जाते हैं। सो ये कारण है कि लोगों का अगर आप काम नहीं कर सकते, कम से कम उनके बैठ के दुख दर्द को सुनो तो सही, समझो तो सही, मगर कुछ नहीं किया जा रहा। आज सिर्फ आप जाके यहाँ से निकलिए, कालका जी को एंटर करने से लेके कालका जी के ख़त्म होने तक आपको 25 से 30 मिनट लग जाते हैं सिर्फ आधे किलोमीटर की स्ट्रेच को कवर करने में, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स हैं। सड़कों के ऊपर लोग नहीं चल सकते हैं क्योंकि रेडियाँ लगी हुई हैं, जो लोगों को ला के बाहर के क्षेत्र से बसाया जा रहा है यहाँ पर सिर्फ अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ के लोग भेज दिए जाते हैं साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, साथ वालों को ला के यहाँ बसा दिया जाता है कि काम धंधे यहाँ के करो। सो ये आम आदमी पार्टी ने जो एक सारा पूरी दिल्ली के अंदर एक स्कैंडल बना रखा है, ये बहुत जल्दी इसका मैं समझता हूँ कि अब अंत आने वाला है और जो आने वाली विधानसभा है इसमें सारों को पता चल जाएगा। चलिए, आने वाले विधानसभा में मेरा एक और सवाल था कि आप जिस प्रकार से एक पार्टी भी शायद आप लोगों ने बनाया हुआ है अकाली दल दिल्ली करके, तो क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ ज्वाइंट होके चुनाव में आप उतरने वाले? देखो, ये जो लोकसभा की इलेक्शंस आई, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सेवाएं की हैं सिखों के लिए ख़ास तौर पे, उनको देखते हुए हमारी पार्टी जो एक धार्मिक तौर पे पार्टी है, वो पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और उस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया। और आज दिल्ली के अंदर एक माहौल बनाने की बात होती है, जब सिख समुदाय चलता है तो उसके साथ पंजाबी समुदाय अपने आप सारे पंजाबी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये दिल्ली
बहुत गिनती में पंजाबियों का क्षेत्र रहा है, पंजाबियों की, और सातों की सातों सीटें जब देश में 400 सीटों की मांग हो रही थी और 240 पे आके रुके हैं, उनमें 7 सीटों का बहुत बड़ा योगदान है आज उस नंबर तक लाने में, 240 में। और ये सातों सीटें जो हैं वो आज अगर जीती हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें पंजाबी तबके का बहुत बड़ा रोल रहा है। सो ये सारे मिल के जो हमने उस वक्त फैसला लिया था, आज विधानसभा की बारी आ रही है। विधानसभा में हमारी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो चाहवान भी हैं, जो लड़ना चाहते हैं, मगर हमने अनाउंस कर रखा है कि हमारी जो पार्टी है वो धार्मिक है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में ज़रूर टिकटें मांगेंगे। बाकी पार्टी क्या फैसला लेती है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि जिस पार्टी ने, जिस लोगों ने, जिन्होंने तुम्हारे साथ खड़े होके इतना बड़ा आपको फतवा दिलवाया दिल्ली से, उनकी बात भी माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो सीटों पे हम जीत सकते होंगे, हम वही सीटें मांगेंगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी साथ देंगे। बिल्कुल, दोनों मिलके गठबंधन के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक और नैरेटिव जिस प्रकार से फैलाया जाता है, ख़ासतौर पे जो किसान आंदोलन हुआ या और भी जो मामले हुए, कि सिख समुदाय के लोग, पंजाबी बिरादरी के लोग, जाट लोग जो हैं वो बीजेपी से नफ़रत करता है, बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती है, हालांकि हरियाणा में नुकसान हुआ, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट मिला है, वैसे ही उसी जोश के साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोग सपोर्ट करेंगे, या जैसे 2019 में हुआ था, लोकसभा जीत गए और विधानसभा फिर से आम आदमी पार्टी जीत गई, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, एक दो बातें हैं आपकी बात में से। एक तो जो ये किसान आंदोलन की आपने बात की है, किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, उसको किसी कास्ट कम्युनिटी के साथ जोड़ना सबसे बड़ी गलती है कि वो सिख समुदाय का है, वो सारों का है। अगर उनकी दिक्कत आ रही है तो उसको सरकार को भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और हर समुदाय के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक गरीब वर्ग का आदमी जो इस देश का अन्नदाता बन चुका है, उस अन्नदाता के जो राइट्स हैं उसको रिजर्व करने के लिए हमको सरकार की एक आवाज़ करनी चाहिए। सो इसको ख़ास तौर पे सिख समुदाय के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये बात ठीक नहीं है। और जब ये जोड़ा जाता है तो ऑब्वियसली ये एक कुदरती एक नियम है कि वो समुदाय फिर अपने आप उनकी रक्षा के लिए आगे खड़े होते हैं, और सिख समुदाय ने किया भी ये। जब दिल्ली में आके किसान भाई आके बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनमें से मैं भी था कि उनके साथ जाके खड़ा हुआ। मगर जिस वक्त मोदी जी की सरकार ने जो सिखों कम्युनिटी के जो काम किए पिछले 10 सालों में, चाहे वो करतारपुर साहब का लांगा खोलने की बात हो, चाहे सज्जन कुमार जैसे दरिंदे को जेलों में अंदर भेजने की बात हो, चाहे ब्लैक लिस्ट ख़त्म करने की बात हो, ऐसे कई हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की शताब्दी बनाने की बात हो, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये काम अगर किया है तो एक ही सरकार ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। सो इसको देखते हुए हमने दिल्ली के सिखों को अपील की थी। पंजाब की एक साइकी अलग है और पंजाब में साइकी बनना, देखो, अलग होना भी एक लाजिम बात है, क्योंकि पंजाब के अंदर पिछले 25 साल से अकाली दल के साथ उनका अलायंस रहा है। ग्रास रूट तक वर्कर पहुंच नहीं सका जो भारतीय जनता पार्टी का है आम जनता तक, और आम जनता को कन्विंस नहीं कर रहा सका कि एक जो काम है। सो मुझे लगता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव पंजाब में भी होंगे, आप उसमें भी देखना भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे बढ़ के काम करेगी। मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकारों के पास ताकत आती है उनको उन लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है। अगर आज सिख समुदाय उनके साथ खड़े हुआ है, दिल्ली में एटलीस्ट खड़ा हुआ है, तो उनकी बातें, उनकी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कि ये पॉलिसी गिव एंड टेक की है, ना कि आज मेरे को ज़रूरत पड़ी और मैंने इसको इनकैश कर लिया, तो आगे जाने वाले समय में अगर मैंने आज सपोर्ट किया और मेरी समुदाय का, मेरे सिख समाज का अगर काम नहीं होगा तो सिख समुदाय मेरे साथ भी नहीं खड़ा होगा, तो मैं मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर क्या कर लूँगा जब मेरे पीछे से मेरा सिख समाज नहीं है। तो ये बात जो है सरकार को भी समझनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी समझना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, हमें उनकी बात को भी आगे रख के उनके समुदाय की बात को भी हमें आगे उनकी बात पूरी कवर करनी चाहिए और उनका जो राइट्स है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल।
हरमीत जी ने लगभग सारे सवालों का बेबाकी के साथ स्पष्ट जवाब दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई लाम लपेट नहीं। और जिस प्रकार से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की का मामला हो या फिर दिल्ली के पॉलिटिकल मामला हो या समाज सेवा का मामला हो, सब पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। और वाकई जिस प्रकार से सिख समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी सोच के साथ मोदी सरकार काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और बीजेपी से भी इनका डिमांड है कि अगर इन्होंने सपोर्ट किया है तो इनके जो लोग हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, इनके समुदाय के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि सरकार इनके साथ खड़ी है, सरकार इनके लिए काम करने को तत्पर है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कालका साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।